नमस्कार साथियों। चलिए, नेटवर्क इशू की वजह से पिछली बार लाइव डिस्टर्ब हो गई, कट गई। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त, आपका साथी, भोजपुरी सिंगर संतोष रेणु यादव। और ये आज का जो लाइव है, ये हमारे पेशेवर एक कलाकार के रूप में आज का ये लाइव है। आप सबको एक बात बताने के लिए लाइव आए हैं कि कल रात को करीब 2 से 3 घंटे तक हम सबके चहेते, मेरे लिए बड़े भाई स्वरूप, कलाकारी में पिता स्वरूप बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और जो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट थी मन में, उन सारी मुद्दों को जाना, एक दूसरे के भाव को पढ़ा, मन को पढ़ा और सारी कड़वाहट दूर किया। मैंने उनसे मिलने के बाद सॉरी भी बोला, चूँकि काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे वो। मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरे शिव स्तुति एक मैंने गाया है इस बार, काफ़ी पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल वाला एक सॉन्ग शिव स्तुति है, जिसको मैंने गाया है शंकर सिंह जी के यहाँ। कल रात में ही मैं गा रहा था और तभी खेसारी भैया का वहाँ पे आगमन होता है। वो आते हैं और आकर के बैठते हैं। तभी मैंने एकाएक देखा कि खेसारी भैया। फिर मैंने गाने को कंप्लीट किया, उसके बाद गया, बड़े भैया को प्रणाम किया। वो नाराज़ दिख रहे थे, लेकिन मैंने उनको मनाने की कोशिश की, बातचीत हुई। जिस बात से नाराज़गी थी उनकी, मैंने उसके लिए उनको सॉरी भी बोला और मैंने उनको इस बात को समझाने की कोशिश भी किया, चूँकि कभी भी, चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे वो पवन भैया हों, चाहे वो कल्लू बाबू हों, रितेश पांडे जी हों, प्रमोद प्रेमी जी हों, इवन कोई भी हो, हमारे लिए सभी लोग सम्माननीय हैं, चाहे वो हमसे उम्र में बड़े हों या उम्र में छोटे हों। एक एक ऑडियंस, चाहे वो खेसारी जी को सुनने वाले लोग हों, चाहे वो पवन सिंह जी को सुनने वाले लोग हों, हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं और सभी लोगों के प्रति अथाह सम्मान है मेरे मन में। ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं, ये मेरे हृदय में है। गुस्सा, कड़वाहट जो भी होता है वो मेरे होठ में होता है। होठ पे अगर गुस्सा आया मुझे, तो वो सिर्फ होठ तक सीमित होता है। दिल में, हृदय में, दिमाग में सिर्फ प्रेम रखते हैं। आप कहाँ तक इस बात को समझते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप हमारे लिए, जो भी लोग हैं, हमारे लिए हर वक्त सम्मानित हैं और सम्मानित रहेंगे। बड़े भैया से मुलाकात के बाद हर मुद्दे पे, जो कि मैंने उनको
उस दौरान बोला था, तो हर मुद्दे पे बातचीत हुई। मैंने करीब करीब उनको 5-6 बार सॉरी भी बोला और मैंने मनाने की कोशिश किया। खैर, वो बार बार एक ही बात बोले जा रहे थे कि तू कुछ भी तू रहो, तू मेरा भाई था, मेरा भाई है, मेरा भाई रहेगा। और ये बात साबित करती है कि खेसारी लाल यादव ग्रेट पर्सन है। क्योंकि खेसारी लाल यादव हमको चाह जाते तो जिस वक्त दिल्ली में मैं था उस जगह पे है कि अगर वो चाह जाते थोड़ा सा भी अगर निगाह टेढ़ा कर दे तो मैं दिल्ली से वापस पटना भी नहीं आता। ये सच्चाई है। लेकिन इस बात को मैं भली भांति जानता था कि वो व्यक्ति कहीं न कहीं जो कुछ हो अलग चीज़ें हैं, किस वजह से आखिर ऐसा बोलने पे मैं मजबूर हुआ, ये बात वो भी भली भांति समझते हैं। क्योंकि ये सच्चाई है। जैसे वो बार बार इस चीज़ को वो रख रहे थे कि संतोष तू एक बार नहीं, करीब करीब तू 20 बार तू ऐसा किया। उस दौरान मैंने उनको बताया भी इस बात से कि 20 बार जो मैंने किया, कहीं न कहीं टॉर्चर किया लोग ने। जो एक यूट्यूबर जिसके बारे में आप सबको पता है, वो भाई ने इतना टॉर्चर किया, किसी भी मुद्दे को लेकर के इतना टॉर्चर किया कि बार बार आदमी प्रवोक हो जा रहा था। खैर, यहाँ से जो भी हमारे भाई हैं, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार दिया है, सम्मान दिया है, भोजपुरी के कलाकारों को प्यार सम्मान दिया है, आप देंगे। और आपके वजह से भोजपुरी के कलाकार हैं या आपके वजह से भोजपुरी संगीत आज विश्व पटल पे अपना परचम लहरा रही है। चाहे तो वो आवाज़ पवन सिंह जी के रूप में हो, चाहे वो गीत खेसारी लाल यादव जी का आवाज़ के रूप में हो या कल्लू जी के आवाज़ के रूप में हो। हर कोई जहाँ भी है वहाँ पे भोजपुरी संगीत को आगे ले जा कर के सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो यही जानकारी आप सबों को देनी थी। और इस दौरान काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। सब लोग बीच बीच में कॉल आ जा रहे हैं जिस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो सब लोग वहाँ बैठे हुए थे और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर की सब लोगों ने बात की। वहाँ पे प्रणव जी भी बैठे हुए थे, खेसारी लाल यादव जी के साथ जो रहते हैं वो भी बैठे हुए थे, विकास सिंह वीरप्पन जी बैठे हुए थे, पवन पांडे जी बैठे हुए थे, शंकर सिंह जी के जो छोटे भाई हैं हमारे, बहुत ही प्यारे मित्र अप्पू सिंह जी बैठे हुए थे, हमारे बड़े भाई के रूप में मानते हैं। डॉक्टर पवन भैया बैठे हुए थे। तो सब लोगों ने मिलकर के एक अच्छा सा माहौल वहाँ पे, और जितनी भी कड़वाहट थी वो ख़त्म हुई। हमारे दिमाग में कड़वाहट उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कभी इस मुद्दे पे उनके साथ बैठा नहीं, चूँकि बीच में लॉकडाउन आया जिसके वजह से वो भी फंसे हुए रह गए अपने जगह पे। मुंबई में ही फंसे हुए थे, हम भी दिल्ली में फंसे हुए थे। उसके बाद वहाँ से रहते रहते कोरोना भी हुआ, मुझे हॉस्पिटल में गया, वहाँ से इलाज कराया, फिर वापस पटना आया। तो सब लोग अपने अपने लाइफ में और व्यस्त थे और कुछ मजबूरी के कारण फंसे हुए भी थे। हमने उनको सारी बातें विस्तृत से बताने की कोशिश भी की और मैंने बताया भी
बाद में वो समझे भी इस बात को, लेकिन बड़े भाई हैं, कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, वो बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे, बड़े भाई थे। हाँ, पहली मुलाकात जो उनसे हुई थी, जो मैंने उनको बोला भी, जब नाराज़गी हम देख रहे थे, तो मैंने उनको बोला भी कि शायद आप नाराज़ इस बात से हो रहे होंगे, अगर आप अपना समझते हैं तभी नाराज़ हो रहे हैं। अगर आप अपना नहीं समझते मुझे, तो आपके पास कैपेसिटी थी, आप दिल्ली से मुझे कुछ भी करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इससे मैं क्लियर कट स्पष्ट हो गया कि आप मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। और ये बातें आज के परसों की बात है। परसों खेसारी भैया का शूटिंग चल रहा था बोल बम का, पटना में ही। वहाँ पे कई लोगों के बीच में भी उन्होंने मेरे पीठ पीछे भी कई लोगों के बीच में कहा कि नहीं, संतोष मेरा छोटा भाई है, और जो भी किया। तो ये आपकी बड़प्पन है भैया, ये आपकी बड़प्पन है। हाँ, जो भी होता है बस मेरे तरफ से बस यही है कि अगर कुछ भी कड़वाहट होता है तो उन बातों को ना मैं कभी दिमाग में नहीं रखता हूँ। जो भी बातें होती है, आप तक मैंने कोशिश किया संपर्क साधने की, आपसे बातें करने की, मैसेज के थ्रू भी, कॉल के थ्रू भी, लेकिन वजह जो कुछ भी हो, अब क्यों नहीं कॉल पे संबंध बन पाया या मैसेज के थ्रू बातचीत क्यों नहीं हो पाई, क्या टेक्निकल एरर थी या क्या बीच में मैटर था, ये न तो आप जानते हैं और न तो हम जानते हैं। तो यही सब बातें हैं। बाकी आपके प्रति सम्मान हर वक्त था, हर वक्त है और हर वक्त रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सम्मान को कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हो सकता है हम शब्द में बोल रहे हैं कि बहुत सारा सम्मान था, है, रहेगा, और हृदय में रहवे नहीं करेगा, तो शब्द कहने से नहीं होता दोस्त। ये हृदय, ये मेरे हृदय की बात है। और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहे थे और हमसे नहीं कह पा रहे थे, मैं भी कुछ कहना चाह रहा था, उनसे नहीं कह पा रहा था। ये प्रेम थी, ये प्रेम वाली बातें थी। तो जो बातें, जो एक भाव जो थी, जो एक छोटे भाई के रूप में मैं उनसे कहना चाह रहा था, मैं उनको नहीं कह पा रहा था। आंखें नहीं मिल पा रही थी, न तो उनकी आंखें मिल पा रही थी, न तो हमारी आंखें मिल पा रही थी। वो भी एक बड़े भाई के रूप में हमें कुछ कहना चाह रहे थे। तो ये अथाह प्रेम है। हाँ, ये चीज़ें हैं। इसके लिए मैं इस लाइव पोर्टल पे भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के लिए रियली सॉरी, क्योंकि उस वक्त हमें कभी भी सेंस था ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बस दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं क्या करूं कि तूफानीलाल यादव बच जाए। आखिर मैं कौन सा स्टेप लूं, कौन सा कदम उठाऊं जिससे तूफानीलाल यादव को बचाया जा सके। इस मुद्दे पे काफ़ी बातचीत भी हुई। विकास सिंह वीरप्पन जी भी बहुत इस पे, उन्होंने भी बताया कि नहीं, इसके लिए बहुत सारे एमपी के भी जो होते हैं लेटर पैड पे मैं लिखवा रहा था, मनोज तिवारी जी के भी, रवि किशन जी के भी, लेकिन थोड़ा सा उस पर वक्त लगता है। तो वहाँ पे मैंने भी उनको बताया कि वक्त लगता है, इस बात को हम भी समझ सकते हैं, लेकिन हम जो वहाँ पे हाइपर हुए थे, चूँकि मेरे पास वक्त नहीं था। तूफानी जी का एक एक घंटा जो था वो किस कदर से मौत का कारण बनता जा रहा था, आप सब वहाँ पे देखे हैं। आप सब उस घटना को बहुत नज़दीक से देखे हैं।
तो बस एक ही बात मेरे ज़हन में थी, एक ही बात मेरे ज़हन में थी, कैसे इस व्यक्ति को इस मैक्स हॉस्पिटल से, जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं बचाया जा सकता, कैसे इसको बचाएं। इसके साथ पटना से साथ में दिल्ली आए हैं, दिल्ली से साथ में पटना जाएं। बस मेरा एक ही मोटो था, कैसे कोई व्यक्ति को कैसे मरते हालत में हम छोड़ दें। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। व्यक्ति अगर जब हम वहाँ पे खड़े हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि उसको कैसे ज़िंदगी कैसे वापस दें। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक गुजरना होता, मैंने गुजरा, और कोई बात नहीं थी। तो इस लाइव के माध्यम से बड़े भैया को बहुत शुभकामनाएं। अभी बड़े भैया का जो बेटा ऋषभ बाबू, ऋषभ यादव, मेरा भतीजा, ऋषभ का भी जन्मदिन था, तो मैंने हालांकि पोस्ट किया था, लेकिन इस लाइव में भी ऋषभ को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटा खूब तरक्की करो, चेहरे पे स्माइल बनी रहे, माता पिताजी के सपनों से भी ऊपर जाओ। और आप सब से बस यही कि जितना प्यार करते थे उन्हें, उससे बढ़कर के प्यार कीजिए। भोजपुरी कलाकारों को आपने अपने हृदय में, अपने पलकों में जो जगह दिया है, उस जगह को बरकरार रखेंगे। चाहे वो कलाकार बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी हों, बड़े भैया पवन सिंह जी हों, कल्लू जी हों, रितेश पांडे जी हों, प्रमोद प्रेमी जी हों, कोई भी लोग हों, आपने कलाकारों को सींचा है, आप कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हैं। आपने भोजपुरी को उस आयाम तक पहुंचाने में कलाकारों की मदद की है। और कलाकारों से भी बस यही बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी बातें हों, अगर गिले शिकवे अगर हों तो उसको सामने आकर के उसको ख़त्म करनी चाहिए। और कभी भी होठ पे गिला शिकवा जो हो वो होठ पे होनी चाहिए, दिमाग में और दिल में गिला शिकवा नहीं रखिएगा। दिमाग और दिल को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर करके रखिएगा। हाँ, अगर गिला शिकवा अगर हो तो कोशिश कीजिए संपर्क करने की। अगर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी, बहुत सारा जरिया है संपर्क करने का, लेकिन अगर बार बार संपर्क आप करना चाह रहे हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, और किसी की ज़िंदगी और मौत की अगर सवाल है, वहाँ पे अगर मैं भी, अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मेरे कुछ कहने से, मेरे कुछ बुरा कहने से अगर किसी की ज़िंदगी को बचाने में आपको ऊर्जा मिल सकती है, कुछ ताकत मिल सकती है, तो आप कहिएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी की ज़िंदगी को बचाने में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कलाकार हो या वो कलाकार नहीं भी हैं, वो एक भगवान सदृश वो श्रोता हैं, दर्शक हैं, अगर उनके साथ भी अगर किसी तरह की बातें होती है, अगर आपको लगता है, आपकी उम्मीदें अगर हमारे पास तक आती है, अगर आपको लगता है कि संतोष रेणु भैया के पास बात पहुंचाएं और वहां से कुछ काम बन सकती है, तो आप बिल्कुल हम तक संपर्क कीजिएगा। कुछ नहीं, बहुत अमीर तो नहीं हैं, एक मज़दूर का बेटा हैं, एक मज़दूर हैं। कुछ नहीं तो कम से कम एक बोतल खून लेकर के आपके लिए खड़ा ज़रूर रहेंगे। कुछ नहीं तो आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके मुसीबत में खड़ा ज़रूर रहेंगे। कड़वा हैं, ये सच्चाई है, लेकिन वो होठ पे सिर्फ कड़वा है, हृदय बिल्कुल साफ़ है। चाहे वो किसी भी, कहीं भी, आप किसी भी मुद्दे से आप जोड़िएगा, मैं कभी भी हृदय से मैं कड़वा नहीं हूँ।
हृदय में पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। हृदय में जैसे ही टच कीजिएगा, मैं बिल्कुल मोम की तरह मैं साफ़ हूँ दोस्त, और मैं अपनी वकालत नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। और बाकी कड़वाहट भी रख कर के हृदय में क्या करेंगे, मैं किसका क्या बिगाड़ लूँगा। सब लोग हमसे आगे हैं और सब लोग आगे रहें, बस यही ऊपर वाले से कामना रहती है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे जाए, हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे भगवान रूपी जो श्रोता हैं, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, बस हमारी यही चाहत रहती है। और कोई कुछ हमें नहीं चाहिए ज़िंदगी में। नमक रोटी खाते हैं और नमक रोटी में ही बहुत खुश रहते हैं। जो आनंद हमें आता है वो शायद मक्खन रोटी में नहीं आ सकता। जो भी हैं बस पारदर्शी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। न तो हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत, सोना चांदी, खेती बाड़ी, कुछ नहीं है। जो भी हमारे पास है आप हैं, आप ही हमारे संपत्ति हैं, धन दौलत घर द्वार सब आप हैं, आपके अलावा कुछ नहीं। और दिल से शुक्रिया बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को कि आप हमें इतनी कड़वाहट वाली बातों के बाद भी आप हमें इतना प्यार करते हैं। मैं धन्य हो गया। और भगवान आपको दिन दुना रात चौगुना तरक्की दे, बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि पुरानी यादें ताज़ा हो रही है इस लाइव के माध्यम से, तो पुरानी घटनाओं में जिन भी दोस्तों को हमारी किसी बातों का अगर बुरा लगा हो, हमारी बातों से अगर वो आहत हुए हों, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे। आप सबों से भी सॉरी। जितने भी लोग हैं, खेसारी भैया से तो सॉरी बोला ही, मैं आप सबों से भी सॉरी बोल रहा हूँ। जितनी माताएं बहनें, हमारे भाई, जिनको भी दुख लगा हो, आप सबसे सॉरी। चूँकि दुख तभी लगता है जब कोई अपना किसी को मानता है और उनसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है। आपको दुख लगा, इसका मतलब आप मुझे अपना समझे। और जो भी बात आपने कही उसको भी मैं भूल गया, मैं उसको याद रखा ही नहीं। जो आपकी सकारात्मक बातें हैं मैं उसको बिल्कुल याद रखता हूँ। जो आपके बीच जो आपने गुस्सा प्रदर्शित किया, वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, और उसको आशीर्वाद समझ करके आत्मसात कर लेते हैं उसको, बाकी सारी बातों को भूल करके, और एक स्नेह के रूप में उसे ले लेते हैं, और कोई बात नहीं है। आप सब एक दोस्त लिखते हैं कि खेसारी जी पर जो गाना गाए हैं वो डिलीट कर दीजिए। नहीं, देखिए, कभी भी वो जो गाना है या जो भी चीज़ें हैं, मैं वही कर रहा हूँ कि हर बात को, अब जो पिछली जो भी बातें हैं उस सारी बातों को पाट दिया जाए, सारी बातें ख़त्म। और वो जो गाना था वो सच्चाई में आपको बताऊं, ये अब उसके बारे में आपको सच्चाई में बताता हूँ। वो जो गाना जो गाया गया था कि चना मसूरी हरियर भइले, होली में खेसरिया झोकर गेले, आप इसी की बात कर रहे हैं शायद आप इसी की बात कर रहे हैं ना। तो उस गाने के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो गाना लिखाया कैसे, लिखने वाला मैं ही हूँ। वो गाना मैं और तूफानी लाल यादव जी के भगीना हैं, दोनों जा रहे थे, हॉस्पिटल से ही कहीं जा रहे थे किसी कार्य से। तो मेरे दिमाग में उसी में एक गाना चल रहा था, तभी एक मैंने ये देखा, एक न्यूज़ देखा, न्यूज़ क्या कह सकते हैं, यूट्यूब पे ही। उसमें बहुत कुछ लिखा जा रहा था कि खेसारी लाल यादव संतोष रेणु को वो करेंगे, जबकि ऐसी कुछ बात हमको भी पता है कि खेसारी लाल यादव जी कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकते।
और ये बात खेसारी लाल यादव जी को भी पता है कि संतोष रेणु यादव मेरे बारे में कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। ये सच्चाई है कि जिस वक्त, ये मैं हृदय से मैं बात कर रहा हूँ, ये सच्चाई है कि जिस वक्त खेसारी लाल यादव जी, जिस वक्त, भगवान न करे कभी उनकी ज़िंदगी में बुरे दौर आएँ, लेकिन जिस वक्त सबसे बुरे दौर में होंगे, उस वक्त जब वो आँख खोलेंगे तो पहली पंक्ति में पहला व्यक्ति संतोष रेणु यादव होगा, जो उनके लिए अपना जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों। पवन सिंह जी के लिए मेरे दिल में विशेष सम्मान है, क्योंकि उस मुसीबत वाले वक्त में उन्होंने बहुत बहुत बड़ी सहानुभूति दी है। और एक इंसान के नाते बस इतना ही कि मुझे जो समझाया गया, मुझे जो बताया गया अभिभावकों के द्वारा कि जो मुसीबत में साथ दे वही अपना होता है। तो पवन सिंह भैया, प्रमोद प्रेमी जी, उनके साथ तमाम लोग, समर सिंह जी, या तमाम लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, 1 रुपये से सपोर्ट किया, शब्दों से सपोर्ट किया, उन सबका संतोष रेणु यादव अपनी तरफ से आभार प्रकट करता है। क्योंकि तूफान लाल यादव को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तूफान लाल यादव ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहे थे। वो वेंटिलेटर पे थे, वो मृत अवस्था में लगभग थे। वहाँ पे आपने जो सपोर्ट किया वो हमें पता है कि आपका एक एक शब्द हमें कितना ताकत देता था। आपका 1 रुपया हमें कितना ताकत दिया तूफान लाल यादव को वापस करने में। बहुत सारे लोग ये भी बात कहते हैं कि नहीं, जैसे एक चीज़ यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है किसी किसी बातों का। बहुत सारे लोग कॉल करके और इस बात को बोलेंगे कि आपने तूफानी जी के लिए इतना किया। ऐसा कुछ नहीं होता है। तूफानी लाल यादव जी के लिए मैंने, सच कहिए तो कुछ नहीं किया, आप सबों ने किया। मैं सिर्फ उसका नेतृत्व कर रहा था वहाँ पे। मैं वहाँ पे आगे आ करके मैं थोड़ा सा नेतृत्व कर रहा था, इस मामले को मैं देख रहा था। बाकी ऐसा नहीं, तूफान लाल यादव वाले मैटर में मुझे भी बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। मुझे ये मिला कि आप सबों से जो मुलाकात हुई, आप सब जो लोग मुझे नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं तूफान लाल यादव जी के मैटर में आने से आप लोग मुझे जाने, तो हमें भी तो फ़ायदा हुआ। आप लोग जैसे भाई मिले, मेरे दोस्त मिले, साथी मिले। तो कोशिश मैंने किया, हृदय से कोशिश किया कि एक सकारात्मक कोशिश किया। उसका रिज़ल्ट ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले को दिल से शुक्रिया। आप सब मिले, इससे बढ़ कर के और क्या चाहिए मुझे? इससे बढ़ कर के मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त ऐसी चीज़ें थी, ऐसा वो वक्त था, हम नहीं चाहते कि मैं कभी उस तरह के दौर मुझे कभी देखना पड़े। जो लोग मेरे नज़दीक हैं, मेरे घर के नज़दीक हैं, मैं बिल्कुल एक मज़दूर का बेटा हूँ। मैं बिल्कुल मज़दूर का बेटा हूँ। पिताजी गाय पोसते हैं, गाय से मेरी ज़िंदगी चलती है, दूध बेच करके मेरा घर चलता है। मैं उस वक्त पिताजी तक को मैं बोला था, पापा जो करना पड़े, लेकिन हम इस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे साथ, ये व्यक्ति को हम ठीक करके ही लौटेंगे। मैं घर का एक अकेला लड़का, एक अकेला बेटा, मैं माँ बाप का। वहाँ पे लगातार दिल्ली में जबकि उस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे दिमाग में बस कुछ नहीं, मैं बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लिया था। वरना किसको शौक़ होता है जी, किसको शौक़ होता है? तूफान लाल यादव मेरे कोई भाई तो नहीं थे, मेरे कोई अपने कोई सहोदर भाई नहीं थे, या मेरे गांव के नहीं थे, मेरे ज़िले के नहीं थे। न कभी वो हमारे घर आए थे, न कभी हम उनके घर गए थे। तो ये जो बस मुझे लगा कि हमारे रहते भर में कैसे कोई व्यक्ति ज़िंदगी से दूर चला जा सकता है। यही एक जिद था, और इसी जिद की वजह से जो भी कुछ घटनाएं घटी मैंने किया।
और इसमें बहुत लोगों ने दाल में वो जो होता है आग में घी झोंकने का काम भी किया। खैर उनको भी भगवान से ही कहते हैं कि उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, सकारात्मक विचार उनके भी दिमाग में आए। मैं तो खुद उस वक्त सच्चाई कहिए तो मैं मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था। न खाने की चिंता, मैं 96 घंटे तक 4 दिन तक मैं नहीं सोया था। अपोलो के अपोलो हॉस्पिटल के एक वहाँ पे डॉक्टर अमरनाथ जी थे। उनका भी बहुत बहुत बड़ी भूमिका रही है प्रियांशु जी के माध्यम से। वो देखे हैं, मैं लगातार 4 दिन तक मैं सोया नहीं था। मुझे हमें खुद नहीं पता था कि मैं क्या बोलता था क्या नहीं बोलता था। दिन भर में 400-500 कॉल अटेंड करना, उसके बाद उधर डॉक्टर की बात सुनना, लोगों की बात सुनना, पैसा का व्यवस्था करना, बहुत सारी चीज़ें था यार। मैं ईश्वर से मैं कहता हूँ वैसी परिस्थिति किसी की ज़िंदगी में मत देना, किसी की ज़िंदगी में मत देना। उसी दौरान मेरे जुबान से खेसारी भैया के प्रति भी गुस्सा निकला, जो कि एक अपनापन वाली गुस्सा थी। हाँ, मैंने शब्द जो थे वो शब्द गलत थे। उस शब्द का मैं खुद के शब्द का मैं खुद खंडन कर रहा हूँ। वो शब्द बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए थे, लेकिन वो शब्द कभी किसी को टॉर्चर करने के लिए मैंने नहीं निकाला था, बल्कि मुझे ज़िंदगी चाहिए थी। और वो ज़िंदगी चाहिए थी जो एक व्यक्ति जो वेंटिलेटर पे है, किसी भी तरीके से मैं उसे बचा लूँ। बस एक जद्दोजहद थी, हमारी खुद की लड़ाई खुद से थी। और तब जा कर के वो शब्द निकले। बाद हमको तो उस समय पता भी नहीं था। बाद में पहली बार जो मैंने अपशब्द बोला खेसारी भैया को, तो सच्चाई में बता रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने उनको अपशब्द भी बोला है। वो जो बात लाइव ख़त्म हो जाने के बाद मुझे कॉल आने लगा कि भैया आप क्या बोल दिए। फिर मैं जा कर के बहुत दिन के बाद मैं लाइव में देखा उसको, तब मुझे ऐसा लगा। तो अब उसके बाद मुझे खेसारी भैया की तरफ से तो टॉर्चर नहीं किया गया, लेकिन और लोग टॉर्चर करना शुरू कर दिए। कॉल पे कॉल, आप आईसीयू में जाइए वहाँ भी कॉल, डॉक्टर से बात कर रहे हैं वहाँ भी कॉल, और इसी मुद्दे पे कॉल। मैं भी एक इंसान था, एक छोटा सा बालक मैं भी था। मेरी क्या उम्र हुई है, 30 साल की मेरी उम्र है, 31 साल की। मैं भी बहुत डिप्रेशन में मैं चला गया था वहाँ पे। और तब फिर वही बार बार अगर उसी चीज़ को लोग रिपीट करते थे, तो लोग जैसे जैसे बोलते गए, मैं वैसा वैसा लाइव में बकता चला गया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। खेसारी लाल यादव कल भी हमारे लिए सम्माननीय थे, आज भी सम्माननीय हैं और कल भी सम्माननीय रहेंगे। एक कलाकार के रूप में मैं उनको शुरुआती अवस्था में मिला था, लेकिन उसके बाद मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, बड़ा भाई हैं और बड़े भाई मेरे वो रहेंगे। चाहे वो एक सुपरस्टार रहें या वो एक फ्लॉप स्टार रहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा भाई उनको मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ और बड़ा भाई मानता रहूँगा। पवन सिंह जी सुपरस्टार के तौर पे पहली बार जो भी टॉकिंग हुई सुपरस्टार के तौर पे हुई, लेकिन उन्होंने जो एहसान जो हम पे दिया है, जो हमारे ऊपर जो उन्होंने एहसान किया है उस बुरे वक्त में, वो तूफ़ान लाल यादव के ऊपर एहसान नहीं था। तूफ़ान लाल यादव तो वो बिल्कुल व्यक्ति वो सोया हुआ था, उस व्यक्ति को क्या पता कैसे कैसे क्या हो रहा है। लेकिन बड़े भाई पवन सिंह भैया ने जो एहसान जो दिया है, वो ज़िंदगी भर मेरे ऊपर एहसान है। और कभी भी जब वक्त मिलेगा तो मैं उस एहसान का कर्ज में ज़रूर उतारूँगा। चाहे वो प्रमोद प्रेमी जी हों, चाहे जितने भी लोग हैं, लेकिन
खास करके जो लोग चाहे वो खेसारी भैया के लोग हों, चाहे वो पवन भैया के लोग हों, या जिनके भी लोग हों, प्रमोद जी के लोग हों, कभी भी एक दूसरे को टारगेट नहीं कीजिए। खेसारी भैया भी अपने जगह पे, उनका हृदय बिल्कुल पवित्र है, पवन भैया का हृदय भी बिल्कुल पवित्र है। मैं तो दोनों तीनों व्यक्ति के मैं काफ़ी करीब से मैं देख रहा हूँ, दोनों तीनों व्यक्ति को पवित्र निश्चल हृदय का, चाहे वो प्रमोद प्रेमी हों, चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, एकदम पवित्र हृदय का व्यक्ति हैं सब। और सब लोगों ने मिलकर के भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बस आप लोग सबको प्यार भी हो। कमेंट अनूप यादव जी, लव यू लव यू। बस आप लोग अच्छे रहिए, और मैं क्या कहूँ। तो नीरज दुबे जी, का हाल हो भाई? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक ठाक हैं। मंतोष यादव और सीजी लिखते हैं, सिवान में जो घटनाएं हुई उस पर क्या बातचीत हुई? नहीं, ये बिल्कुल निजी, और एक बिल्कुल निजी ये था मुलाकात। और इसमें हम ही लोगों के बीच इतना था मैटर कि क्या कहीं किसी दूसरे मुद्दे पे बात करते। बस एक भाईचारे वाली बात थी, और सब लोग वहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सारा चीज़ हुआ। और एक बार पुनः जाते जाते, चूँकि मुझे पता है कि लाइव बहुत मायने रखेगा, बहुत दिन के बाद हम दोनों के रिश्ते पे बातचीत हुआ, और उस पे मैं लाइव आया हूँ। एक बार जाते जाते भी मैं तमाम जितने भी मेरे भाई हैं, सभी लोग से मैं कहूँगा कि बस जहाँ हैं वहीं पे प्रेम का पौधा खिलाइए। और नफ़रत कभी भी प्रेम के सामने नहीं टिक सकता, नहीं टिक सकता। हम लोग लाख शब्दों के ज़रिए जो कड़वाहट फैली, कल रात में वो कड़वाहट धराशायी हो गई। हृदय से जब प्रेम उमड़ा, या तो उनके तरफ से या हमारे तरफ से, सारी कड़वाहट को चकनाचूर कर दिया। वो हमारे आँखों में पड़ रहे थे भाव को, हम भी उनकी आँखों में भाव पड़ रहे थे। वो जो एक मिलाप जो हुआ, आज सच्चाई है कि खेसारी भैया की वजह से बहुत बहुत बड़ी मुझे पहचान मिली है। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी मेरे घर पे गए, फिर भी मुझे पहचान मिली, सम्मान मिली। चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके वजह से बहुत कुछ मुझे मिला। पवन भैया की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला, प्रमोद जी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला, तूफान लाल यादव जी की वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। तो बस आप लोग कलाकारों को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। और इस लाइव के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, खेसारी लाल भैया मेरे बड़े भाई थे, हैं और रहेंगे। एक कलाकार के रूप में मैं पहली बार उनसे मिला था, लेकिन उसके बाद वो मेरे बड़े भाई हैं, थे और रहेंगे भी। बातें कभी भी ऐसा नहीं कि कभी ज़िंदगी में अब कभी उन पे हम गुस्सा ही नहीं होंगे, या ज़िंदगी में वो कभी हम पे गुस्सा नहीं होंगे। वो निजी चीज़ें हैं, वो बात सिचुएशन कब क्या हो जाता है ये कोई नहीं जानता। लेकिन बस यही बात है कि मैं उनको हमेशा सम्मान करता था, सम्मान करता हूँ और सम्मान करता रहूँगा। लव यू आप सबको। और खूब आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छे से रहिए, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। बस आप लोग अच्छे रहिए। लव यू आप सबको, प्रणाम, लव यू।